क्या सब पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक आया है उनको स्ट्रोक हो सकता है? ब्लॉकेज 50% के अबव है तो ऑलमोस्ट 16% रिस्क ऑफ स्ट्रोक होता है। आजकल बहुत जिम का फैड आया हुआ है, तो पूरे 3-4 साल किसी ने एक्सरसाइज नहीं की है। सडन एक्टिविटी ऑफ एनीथिंग इन अनट्रेन्ड हार्ट is always dangerous. वो सोशल मीडिया पे बहुत आया था कि पाम ऑयल आइसक्रीम्स में भी यूज होता है। अभी बहुत बार लोग कहते हैं हम तो वेजिटेरियन है, हम कुछ खाते ही नहीं इसमें से, फिर भी हमारा ट्राइग्लिसराइड जाता है। वो टेस्ट फायदेमंद है। फायदेमंद तो है। Okay, guys, so in this series of episodes, we are trying to create awareness about brain stroke. And उसी से रिलेटेड एक और फील्ड है जिसमें कुछ सिमिलर चीज़ें होते हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड दैट फील्ड वो फील्ड उस फील्ड के बारे में अवेयरनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं कहूँगा, ब्रेन से रिलेटेड। एंड दैट इज़ द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी, हार्ट। तो हार्ट अटैक के बारे में तो हमको सबको थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो है। सो टुडे वी हैव वन ऑफ द सिटीज टॉप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर प्रशांत पवार, हु इज़ देयर इन फोर्टिस हॉस्पिटल। एंड उनसे हम ये जानेंगे कि हाउ इज स्ट्रोक एंड हार्ट, ब्रेन एंड हार्ट रिलेटेड, एंड क्या ऐसे चेंजेस होते हैं या क्या ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्लड वेसल में प्रॉब्लम है, एंड उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो वी वेलकम यू ऑन द शो, ऑन द पॉडकास्ट, सर। एंड सबसे पहले तो आई वांट टू आस्क सर, प्लीज टेल अस अबाउट एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो टर्म हम लोग बार बार गूगल पे पढ़ते हैं, सब लोग यूज करते हैं, ये है क्या? तो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी शरीर की जो रक्तवाहिनियां, धमनियां रहती है, उनमें जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इनिशियल फेज में वो कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसके साथ बहुत बार कुछ कैल्शियम भी जमा हो जाता है, और ये जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो वहाँ की जो डायमीटर है वो नैरो होती जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत सारी जगह पे हो सकता है। जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को जाती है उनमें हो सकता है, ब्लड वेसल जो हार्ट को सप्लाई करती कॉर्नरी आर्टरीज उसमें हो सकता है, या तो हाथ या पैर को सप्लाई करने वाली नसों में हो सकता है। तो इन वजह से वहां जाने वाला खून का प्रवाह कम हो जाता है, या कभी कभी अगर वो उसकी ऊपरी लेयर अगर निकल जाती है तो वहां पे क्लॉट बन जाता है, और फिर अचानक से या तो स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन में, या तो हार्ट में हार्ट अटैक आ सकता है, या तो पेरिफेरल जो नसें रहती बंद हो सकती है। इस वजह से बाकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, राइट? एंड सो इसका मतलब है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं वो आई थिंक एक पाइप की तरह होते हैं, एंड अगर वो पाइप ब्लॉक हो जाए तो उस ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो नेसेसरी है उसके सर्वाइवल के लिए। एंड अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो फिर वो ऑर्गन अपना काम करना बंद कर देगा। सो सर, हमको क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है, फॉर एग्जांपल उसको हार्ट प्रॉब्लम है, उसको एक आध बार हार्ट अटैक आ चुका है, उसको बीपी की बीमारी है, उसको डायबिटीज़ है, तो क्या सब पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक आया है उनको स्ट्रोक हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हार्ट अटैक या स्ट्रोक के अगर प्रमुख कारण देखने जाए तो दोनों के रिस्क फैक्टर्स सेम ही होते हैं। तो अगर आप देखोगे कॉमन फैक्टर्स जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक में होते हैं, एक है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना, दूसरा रहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, थर्ड रहता है शुगर, डायबिटीज, फोर्थ रहता है फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक व्यायाम ना करना, फिफ्थ रहता है ओवरवेट होना। तो सभी रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम होती है। इवन जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हम जो कहते हैं, जैसे कि उम्र ज़्यादा बढ़ना, या तो फैमिली हिस्ट्री, या तो पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप या इथनिसिटी, वो भी उसमें सेम रहती है। तो रिस्क फैक्टर्स दोनों में कॉमन होती है। एक अगर हम देखा जाए कि हार्ट अटैक के कितने पेशेंट्स में स्ट्रोक होता है, तो एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, उसमें ये पाया गया है कि ऑलमोस्ट अगर किसी पेशेंट को कॉर्निया आर्टरी डिसीज अगर 50% के बिलो है, असिम्टोमेटिक कॉर्निया आर्टरी डिसीज कहते हैं, तो उनमें ऑलमोस्ट 8% रिस्क फैक्टर्स स्ट्रोक के हैं। अगर
असिम्टोमेटिक पेशेंट्स में अगर वो ब्लॉकेज 50% के अबव है तो ऑलमोस्ट 16% रिस्क ऑफ स्ट्रोक होता है। और वही पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक कॉर्निया आर्टरी डिसीज है, यानी किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो ऑलमोस्ट 24% इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक या ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की होती है। वेरी ब्यूटीफुल स्टडी, वेल कंडक्टेड स्टडी, प्रॉपरली टेकन प्लासिबो एंड ऑल्सो। इसमें यह पाया गया कि ऑलमोस्ट अगर सिम्टोमेटिक कॉर्निया आर्टरी डिसीज है तो 24% इंसिडेंस रेट ऑफ ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की रहती है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को ऑलरेडी एक हार्ट अटैक आ गया है तो उसने डेफिनेटली अपने ब्रेन के लिए जो नेसेसरी टेस्ट है वो करने चाहिए। सभी टेस्ट नहीं इंडिकेट होते हैं, बट जो मैंने वही कहा कि जो कॉमन टेस्ट होते होंगे, एक है ब्लड प्रेशर रिलेटेड, एक है शुगर मॉनिटरिंग, एक है कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग। बहुत बार हम ऐसे करते हैं कि जैसे हंडी साहब सर के पेशेंट्स होते हैं कि बहुत बार जिन्हें हार्ट अटैक होते हैं हम एंजियोग्राफी करते करते कभी कभी 4 वेसल एंजियोग्राफी भी देख लेते हैं। जब पेशेंट ओल्ड एज पेशेंट है, बहुत बार उनमें यह पाया जाता है कि कैरोटिड आर्टरीज भी सिकुड़ गई रहती है, नैरोड Okay. रहती है, एंड वो रिस्क फैक्टर रहता है आगे जाने स्ट्रोक के लिए। तो डेफिनेटली थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशंस वी हैव टू डू एक्सटेंसिवली सो दैट फर्दर सेकंड एपिसोड नहीं होना चाहिए अदर ऑर्गन रिलेटेड। ओके, एंड जैसे हमने दूसरे एपिसोड्स में डिस्कस किया कि जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कैरोटिड डॉपलर, सो क्या किसी हार्ट अटैक के पेशेंट में इज दैट रिलेवेंट? क्या वो कर सकते हैं? इज इट इम्पोर्टेंट टू डू इट? कैरोटिड डॉपलर इन्वेस्टिगेशन फॉर हार्ट डिसीजेस ये 2012-13 में बहुत बूम आई कि जब काफ़ी सारी स्टडीज़ में पाया गया कि जो एक आध बीमारी किसी इंसान को तकलीफ देने वाली है तो पूरे बॉडी को अफेक्ट होने वाली है। सपोज कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन या शुगर, तो इजीली एक्सेसिबल आर्टरीज होती है कैरोटिड आर्टरीज। Right. यानी अगर हम एडम्स एप्पल को पाल्पेट करें, बाजू में अगर हम पाल्पेट करें तो उसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो अगर डॉपलर प्रोब जो सोनोग्राफी प्रोब रहता है उसमें अगर हम उसकी थिकनेस अगर नापते हैं, अगर वो बढ़ जाती है पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर, तो दैट इज अ इंडिकेटर, अ फेयर इंडिकेटर कि ब्रेन में भी वैसे ही डिपॉजिट हुआ हो, या हार्ट में भी वैसे ही डिपॉजिट हुआ हो, या पेरिफेरल आर्टरीज में भी वैसे ही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ हो। तो डेफिनेटली इट इज अ गुड इंडिकेटर कि एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट जो ओपीडी बेसिस भी की सकते, और उसका कॉस्टिंग हार्डली मे बी 1,000-1,500 हो सकता है, उसमें यू गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ डाटा कि क्या हम आगे और कुछ ऐड कर सकते हैं ताकि टू प्रिवेंट अ फर्दर डैमेज। सो यू आर सेइंग दैट वो टेस्ट करना चाहिए? वो टेस्ट फायदेमंद है। फायदेमंद तो है। ओके, एंड सर एज फार एज हार्ट अटैक इज कंसर्न, तो जैसे आपने कहा कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी ब्लड वेसल के ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो ब्रेन में भी हो सकता है, वो हार्ट में भी हो सकता है। तो सर वी वुड वांट टू नो कि इसमें जेनेटिक्स क्या रोल प्ले करते हैं? इज इट जेनेटिक कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी होगा ही होगा, ऐसा होता है? सो हार्ट डिसीज की काफ़ी सारी इंसिडेंस रेट मतलब इट इज लिंक्ड विद जेनेटिक। वो या तो सिंगल जीन डिफेक्ट हो सकता है या तो मल्टीपल जीन डिफेक्ट भी हो सकता है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि सपोज प्रीमैच्योर हार्ट डिसीज यानी कि बिलो 40 ईयर्स एज ग्रुप में अगर हार्ट अटैक आए हो तो बहुत बार नेक्स्ट जनरेशन में इट ऑकर्स 10 to 15% इंक्रीज रिस्क इंसिडेंस रेट ऑफ हार्ट डिसीजेस इन द नेक्स्ट जनरेशन। सेकेंड, काफ़ी सारे हार्ट डिसीजेस है जिनका लिंक जीन्स रिलेटेड होता है। कुछ कॉमन चीज़ें जो हम हमारे देश में देखते हैं, एक है फैमिलियल हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया, एक रिस्क फैक्टर है जो हार्ट अटैक एज वेल एज ब्रेन अटैक आने का। पूरी फैमिलीज में सबका ट्राइग्लिसराइड्स, नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड यानी चिकनापन रहता है, जो नॉनवेज खाते जो येलो पार्ट देखते हैं वो दैट इज अ ट्राइग्लिसराइड्स। सो नॉर्मल लेवल शुड बी बिलो 150, बट इनके लेवल्स 500, 1000, 1500 भी रहते हैं। ये जेनेटिक लिंक्ड होता है। मोस्ट ऑफ देम आर, उनके बच्चों में भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा पाया जाता है, और ये प्रिवेंटेबल है, मतलब ये ट्रीटेबल है, यू कैन कंट्रोल इट बाय मेडिसिन। सेकेंड होता है किन किन लोगों में जेनेटिक इश्यूज की वजह से हार्ट की साइज बढ़ जाती है, जिसे हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अगेन द रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक एज वेल एज रिकरेंट हार्ट फेलियर
एंड कैन गिव राइज टू क्लॉट विच कैन एम्बोलाइज ऑल्सो टू द ब्रेन. थर्ड रहता है कि हार्ट रिदम इरेग्युलर होना, जो बहुत बार एक डिसीज रहता है कैटेकोलोमाइन पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें लोगों में हार्ट अटैक बहुत बड़ा, अभी आपने सुना रहेगा अचानक कुछ क्रिकेट खेल रहे थे या ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड, यू नो. समटाइम दे हैव दिस जेनेटिक प्रॉब्लम्स विद द चैनल्स बिकॉज ऑफ विच उनकी पल्स रेट बहुत बढ़ जाती है, जिसको हम हॉस्पिटल रहते तो शॉक देते. तो ये कुछ जेनेटिक लिंक डिसीजेस हार्ट रिलेटेड है विच कैन गो ऑन इन द फैमिली. सर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन हियर कि जो आपने कहा कि सडनली वाइल वर्किंग आउट, डूइंग सम एक्सरसाइज, वाइल प्लेइंग, कई बार डांस करते वक्त अगर हार्ट अटैक आ जाए तो दैट इज सम प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. एम आई राइट इन सेइंग दैट? इन अ लेमैन टर्म हम हमेशा लेबल करते हैं हार्ट अटैक, यू नो. तो जो कहते हैं कि ब्लॉकेज रिलेटेड होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो मतलब एमआई आ गया उनको, वो अलग है. और हार्ट अटैक जो बाकी का वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी व्हाट यू आर सेइंग. तो एक है कंडक्शन सप्लाई और एक है इलेक्ट्रिकल सप्लाई. जैसे ये रूम में वाटर सप्लाई है और इलेक्ट्रिक सप्लाई है. वाटर सप्लाई बंद हो जाता है तो वहाँ का एरिया डेड हो जाता है, तो वहाँ पे हार्ट अटैक मतलब वो एरिया नेक्रोज हो, उसके लिए हम एंजियोग्राफी करके वो. सेकंड रहता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जब इलेक्ट्रिक करंट वेरी फास्ट बहुत फास्ट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश होकर गिर जाते हैं, जिसका ट्रीटमेंट रहता है चेस्ट मसाज और शॉक देना, या तो एकदम बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है असिस्टली. तो दोनों चीजें अलग है. वन इज इलेक्ट्रिकल करंट, अदर इज अ कंडक्शन, अदर इज अ ब्लड सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम्स. एंड यस, जो अचानक हार्ट अटैक आते हैं दोनों की वजह से आ सकते हैं. एक रीजन सडन एक्साइटमेंट जब हो जाती है तो पल्स रेट बढ़ जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, एक हाथ जो प्लाक रहता है उसका कवरिंग निकल जाता है एंड इट क्लॉट्स एंड दैट गिव्स राइज टू हार्ट अटैक. सेकंड, जो बहुत बार क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं या तो यंग इंडिविजुअल्स एथलीट्स होते हैं एंड दे हैव अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट, या तो हार्ट मसल्स थिकंड होती है उनकी, तो HOCM हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, एंड दे सडनली डाई यू नो ड्यूरिंग प्लेइंग. ये जो हाई एंड्योरेंस एक्टिविटीज रहती है उनमें, सो बोथ कैन कॉज सडन हार्ट अटैक्स. सर बट थोड़ा ये फॉर नॉर्मल पीपल जानने के लिए ना थोड़ा डेंजरस है कि खेलने से भी लाइक से फॉर एग्जांपल यू आर एंगेजिंग इन सम हेल्दी एक्टिव, उसको हेल्दी कंसिडर करते हैं हम लोग कि करना चाहिए, एक्टिविटी करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और किसी को अगर मालूम भी नहीं होगा कि उसको वो डिफेक्ट है पहले से एंड वो पहली बार जिम गया तभी तो उसको कुछ नहीं हुआ, तो उसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि उसको कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है एंड सडनली फिर ऐसे कुछ हो जाता है, तो फिर इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड. सो दो इसमें इंसिडेंट ये है. एक है कि आजकल बहुत जिम का फैड आया हुआ है, तो यू नो आफ्टर कोविड सडनली ये जिम फैड हैज इरप्टेड. तो पूरे 3-4 साल किसी ने एक्सरसाइज नहीं की है, ना आपने हमने, बट सडनली अगर हम ये एक्सरसाइज हाई एंड्योरेंस एक्टिविटीज या कोई जिम का पैकेज लेके हम चालू करते, तो जो बॉडी ट्रेन नहीं उतनी एंड्योरेंस एक्टिविटी के लिए और सडनली हम उतने वेट्स लिफ्टिंग करते, बहुत बार आपने देखा रहेगा राजू यादव ट्रेडमिल वेट करते कोलैप्स हुए, दूसरे एक हमारे डॉक्टर है जो वेट लिफ्टिंग करते हुए कोलैप्स हुए. तो सडन एक्टिविटी ऑफ एनीथिंग इन अ अनट्रेन्ड हार्ट इज ऑलवेज डेंजरस. सो हम रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप ऐसे कोई जिम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हो तो एटलीस्ट कुछ बेसिक टेस्ट कर लो टू सी वेदर योर हार्ट इज उतना स्ट्रांग है क्या कि वो लेवल की एक्सरसाइज एक्टिविटी करने के लिए. सेकेंड, इट हैज टू बी अ गाइडेड ट्रेनिंग. ऐसे नहीं कि आज जाओ और कल से आप आधा 1-1 घंटा करने लग जाओ. उसको बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, मे बी ओवर 1 वीक 2 वीक्स टाइम. थर्ड, हार्ट कैसे फिट है ये पता होने के लिए खाली ECG और 2D को से नहीं होगा. ECG में हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखती है हार्ट की, 2D को में हमें ये पता चलता है हार्ट का पंपिंग कैसे, हार्ट के मसल्स कैसे, हार्ट के वाल्व्स कैसे, जो हम कह रहे थे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, वैसे कुछ नहीं है ना. तो स्ट्रक्चरली हार्ट नॉर्मल है क्या नहीं. और सेकेंड, ट्रेडमिल करना चाहिए जिसमें हमें 8-10 मिनट चलने के बाद ये पता चलता है वेदर योर हार्ट इज एबल टू कोप अप उतने लेवल की एक्टिविटी. यानी जैसे आपका कंप्यूटर है, यू हैव अ हार्डवेयर एंड यू हैव अ सॉफ्टवेयर, तो वैसे हार्ट का हार्डवेयर कैसे हमें 2D को में पता चलेगा और सॉफ्टवेयर कैसे वो हमें ट्रेडमिल पे चलने पे पता चलेगा. सो देन हम 100% वी कैन बी श्योर इनफ, मतलब नॉट 100 बट सिग्निफिकेंट अमाउंट कि वेदर दैट
आप फिट हो वो एक्टिविटी करने के लिए क्या नहीं. ओके, सो आई थिंक एक प्रिवेंटिव चेकअप करना चाहिए जब भी आप ये हाई एंड्योरेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले हो कि वेदर यू आर रियली फिट इनफ फॉर दैट हाई एंड्योरेंस एक्टिविटी और नॉट. सेकेंड, टू मच ऑफ वेरी गुड इज ऑल्सो नॉट गुड. ऐसे नहीं कि हेल्थ मतलब एक्सरसाइज अच्छी है बट बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं है. हमारी कार्डियोलॉजी में उसे कहते हैं एथलीट्स हार्ट. आपने बहुत बार देखा रहेगा ये जो साइकिलर्स रहते हैं जो 50-50 100 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, उनमें भी जब हम 2D को करते तो हमें हार्ट के मसल्स एबनॉर्मली थिकन दिखते हैं, उसे हम एथलीट्स हार्ट कहते हैं. बहुत बार ये ओलंपिक प्लेयर्स में भी दिखते हैं. सो बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी ऑल्सो कैन डैमेज हार्ट एंड दैट हैज लीड टू सडन अरेस्ट ऑल्सो. या ओ माय गॉड, मतलब अगर ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एंड अगर हार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो दैट इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज गुड. इज दैट राइट? एब्सोल्युटली. ओके. So what exercise we recommend is at least 30 minutes of exercise per day, 5 days a week. That is adequate. And that has to be a little like cycling, swimming, running, jogging, ऐसे activities, they are good for your heart also. And they should be, I think they should be in a graded manner. Graded manner, under supervision, so that allow your body to cope up with that activities. कि अगर पहले दिन मैं अगर 1000 स्टेप्स चलता हूँ तो दूसरे दिन थोड़ा सा उसको बढ़ाना है, थोड़ा सा. ये नहीं कि एक ही दिन में 10,000 स्टेप्स करना है मुझे एंड वेट अगर डिक्रीज आप करना है. वॉकिंग कहते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं 5 kilometers walk in a day. Okay. But that has to be graded. It has to be individualized. See, one thing can't fit, formula can't fit to everyone. आपका उम्र अलग है, हो सकता है अपने से जो बुजुर्ग है उनका एज अलग है. So we have to go in a individualized form for the exercise also. एंड सर, आई थिंक आपने जो इन्वेस्टिगेशन बताया, स्ट्रेस टेस्ट, राइट? सो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, कैन वी नो? यस, स्ट्रेस टेस्ट यानी ट्रेडमिल टेस्ट. एक ट्रेडमिल रहती है जिनमें एक सेट प्रोफोमा रहता है. तो हर एक के एज और उसके मेल फीमेल उस हिसाब से एक प्रोटोकॉल फिक्स किया जाता है कि आपको कितना टारगेट हार्ट रेट अचीव करना है. सो आपको 85% ऑफ टारगेट हार्ट रेट अचीव करना है. तो स्ट्रेस टेस्ट ये कोई ऐसे ये नहीं है कि आपको 15 मिनट चलना है या आधा घंटा चलना है, बट हर 3-3 मिनट में वो प्रोटोकॉल में उसका स्पीड बढ़ेगा. 1.7 माइल्स पर आवर, 2.5 माइल्स पर आवर, 3.5, एंड सेकेंड उसका इंक्लिनेशन बढ़ेगा 10%, 12%, 14%. सो एवरी 3 मिनट स्पीड और इंक्लिनेशन दोनों बढ़ने वाला है. तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोग कहते हैं मैं आधा घंटा चलता हूँ, बार 1 घंटा चलता हूँ. Exactly. ट्रेडमिल पे चलना मतलब इट इज ऑन इंक्लिनेशन. सो मे बी 8-10 मिनट्स ऑल्सो, वंस यू अचीव दैट, हम उसे मेट्स कहते हैं, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस. वन यू अचीव अराउंड 10 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स, दैट मीन्स यू हैव डन अ फेयर गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज. राइट, क्योंकि आई थिंक पेशेंट्स को बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि हम तो एक्टिविटी बहुत करते हैं एंड 10-10 किलोमीटर हम चलते हैं, इस स्ट्रेस टेस्ट में अलग क्या होने वाला है? ये स्ट्रेस टेस्ट करने का क्या पॉइंट है? जब मैंने एक रेगुलर ईसीजी किया है एंड मैं 10 किलोमीटर चल सकता हूँ, तो आई डोंट थिंक स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट मेक्स सेंस. बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ट्रेडमिल टेस्ट करने के टाइम पे भी हम ईसीजी ही निकाल रहे हैं, एम आई राइट? सही क्वेश्चन है. बहुत बार 90% ऑफ द पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर मैं तो 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, बट आपका वो दौड़ना अनमॉनिटर्ड है. जब हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, वी हैव अ लाइव ईसीजी गोइंग ऑन, वी हैव अ बीपी अपरेटस गोइंग ऑन, वी हैव अ हार्ट रेट, पल्स रेट गोइंग ऑन. सो आपके हर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्डेड होती है, सामने होती है. कुछ EC changes, either heart rate can go very fast, that is called arrhythmias. Either BP can shoot up, it can go down also. Third, patient can have chest pain or patient can be breathless. पांचवा रहता है ECG changes, जो ST segment रहती है, जो नॉर्मली एक लाइन पे चलती है और कुछ वेव्स ऊपर जाते हैं, पॉजिटिव वेव्स रहते हैं, और इसमें वो ST सेगमेंट डिप हो जाता है, ST डिप्रेशंस आ जाते हैं, विच इज ए इंडिकेशन की मायोकार्डियल इश्कीमिया, यानी हार्ट को कहीं पे तो ब्लड सप्लाई कम जा रहे हैं. सो बहुत बार जब हम ECGs ये दौड़ते दौड़ते निकालते रहते हैं, तब हमें पता चलता है ST डिप्रेशन जब होता है या पेशेंट सिम्टोमेटिक है, वी स्टॉप इट. सो दैट शोज कि कहीं पे तो ब्लड सप्लाई कम जा रहा है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये टाइम बाउंड टेस्ट नहीं है. हो सकता है
एक आध इंसान 10 मिनट भी चले, हो सकता है एक 5 मिनट में भी ही स्टार्ट सम सिम्टम्स, यू नो. बट ये टेस्ट है टू नो इफ यू आर अचीविंग 85% ऑफ टारगेट हार्ट रेट विदाउट एनी ईसीजी प्रॉब्लम, यानी आप फिट हो. So सेकेंड, ऐसे नहीं है कि हर बार टीएमटी नॉर्मल है उसको वो आगे जाके कुछ होगा ही नहीं. ये टेस्ट है 70 to 75% सेंसिटिव है, नॉट 100%. एवरी टेस्ट विल हैव इट्स ओन लिमिटेशंस. ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, ओपीडी बेसिस कर सकते हैं, आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, हार्डली कॉस्ट सम 2-3,000. इन दैट यू विल गेट अ 70% एक्यूरेसी, फेयर एक्यूरेसी, वेदर यू आर फिट और नॉट. बहुत बार ऐसे हो सकता है एक हाथ कोई प्लाक है और बाद में हो सकता है 2-4 दिनों के बाद या महीने भर के बाद कोई इमोशंस या कोई फिजिकल एक्सर्शन में प्लाक रप्चर भी हो सकता है. दैट कैन ऑल्सो कॉज हार्ट अटैक. सो ऐसे नहीं स्ट्रेस नॉर्मल मतलब उसे कुछ होगा ही नहीं. राइट, क्योंकि देन पेशेंट माइट आस्क कि मैंने स्ट्रेस टेस्ट किया था और वो तो नॉर्मल था, तो अभी मुझे ऐसा क्यों हो रहा है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट टेस्ट इज नॉट परफेक्ट. वो आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा. एंड सो स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि हम हमारे हार्ट पे थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं, थोड़ा सा लोड डाल रहे हैं. वी आर आस्किंग इट टू डू सम वर्क ग्रेडेड एंड अंडर सुपरविजन, एंड because of which we are able to test all the parameters. कि हम बीपी चेक कर सकते हैं, हम ईसीजी चेक कर सकते हैं, पल्स, जो हम नॉर्मल एक्सरसाइज में हम कर नहीं पाते, और जो हमने चेक नहीं किया वो हमको पता ही नहीं चलेगा वेदर वो सही है कि गलत है. एंड सो सर, अगर ये ट्रेडमिल टेस्ट का एक्यूरेसी इज जस्ट 70%, तो हमें 100% एक्यूरेसी अगर चाहिए तो कौन सी टेस्ट करानी चाहिए? कॉर्नरी एंजियोग्राफी, जो वी डू इट इन द कैथ लैब थ्रू द हैंड. एक हम कैथेटर पास करते हैं, उसमें से कॉन्ट्रास्ट डाल के देखते हैं, उसमें हमें पता चलता है हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज कैसे रहती. जो हार्ट को सप्लाई करने आर्टरीज रहती है, 3 आर्टरीज होती है, 2 लेफ्ट में होती है, 1 राइट में होती है. दैट विल बी 100% श्योर टेस्ट. राइट. एंड सर, ये तो इन्वेस्टिगेशंस की बात हुई, एज इन जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, जो ट्रेडमिल टेस्ट है, लेकिन क्या कोई ब्लड टेस्ट से हम कुछ चीजें पता कर सकते हैं? तो ब्लड टेस्ट 2 टाइप के होते हैं. एक है प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी आपको अटैक आया नहीं है, बट टू नो या टू डू सम थिंग्स बिफोर प्रॉब्लम ऑकर्स. प्राइमरी प्रिवेंशन में कुछ चेकअप्स हम आजकल हेल्थ चेकअप में भी करते हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन ए लेवल, एक ब्लड रिपोर्ट आती है. वो लेवल अगर पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, सपोज लाइपोप्रोटीन ए मोर देन 50, या HSCRP हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन मोर देन 2, और अपोलाइपोप्रोटीन, सो इसमें यह पता चलता है वेदर यू आर रिस्क टू हैव अ हार्ट डिसीज और नॉट. दूसरी रहती है डायग्नोसिस ऑफ अ हार्ट डिसीज, जिसमें हम टेस्ट करते हैं जैसे कि ट्रोपोनिन लेवल. पुराने जमाने में हम CPK टोटल कहते थे, CPK-MB टेस्ट कहते थे. अभी हम ट्रोपोनिन टेस्ट करते हैं, विच इज लिटिल मोर सेंसिटिव. तो हाईली सेंसिटिव ट्रोपोनिन आई, ये एक टेस्ट है जो ब्लड रिपोर्ट वी गेट इन 25 मिनट्स. अभी तो हमारे पास पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस है जो विद इन 3 to 4 मिनट्स वी गेट अ रिजल्ट. वेयर उसका लेवल अगर पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर होता है, मतलब हार्ट की मसल्स को डैमेज हो गया है. ये एंजाइम एलिवेट होने को, ये टेस्ट एलिवेट होने को हार्डली इट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स फ्रॉम द एपिसोड, और ये एलिवेट रहता है ऑलमोस्ट टिल 10 to 14 डेज. ओके. सो इवन इफ अगर पेशेंट को पिछले हफ्ते भी कुछ पेन हुआ रहेगा, फिर भी यू कैन डिटेक्ट नाउ बाय गेटिंग अ ट्रोपोनिन टेस्ट, बिकॉज वो 10 से 14 दिन तक एलिवेट रहने वाला है. सो देर आर ब्लड टेस्ट विच कैन डॉक्यूमेंट इमीडिएटली ऑल्सो, और वी कैन मॉनिटर द थिंग 10 to 14 डेज लेटर द इवेंट ऑल्सो. ओके, बट सो वो डिटेक्शन स्टार्ट होता है, आई थिंक आपने कहा हाफ एन आवर. CPK-MB जो एंजाइम है वो 30 मिनट्स में शुरू हो जाता है. Okay. ट्रोपोनिन आई ऑल्सो टेक्स 30 मिनट्स. इट पीक स्टार्ट पीकिंग एट अराउंड 3 आवर्स. सो बहुत बार ऐसे होता है पेशेंट हमारे पास, आजकल तो शहर में तो जल्दी आ जाते हैं, इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हमारे पास पेशेंट 15-20 मिनट्स भी आते हैं कि डॉक्टर मुझे पेन था. ECG में इमीडिएट चेंजेस नहीं आते, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि डायनामिक चेंजेस बहुत बार रहते हैं. सो हम कहते हैं कि आप रुकिए, आफ्टर 1 hour we'll again repeat ECG. So we take a baseline troponin level. आते से पहले वो ब्लड सैंपल ले लेते ट्रोपोनिन के लिए. We again repeat after 4 hours. So बहुत बार ऐसे होता है कि राइजिंग ट्रेंड मिल जाता है. फर्स्ट टेस्ट नॉर्मल आती है, बट नेक्स्ट स्टेट मे बी अ राइजिंग ट्रेंड, और या तो सीरियल ECG में कुछ चेंजेस आए जाते. Exactly. So I think that is why
जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आई थिंक दैट इज द रीज़न प्रॉब्ली बिकॉज विच इज़ वाई डॉक्टर्स हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइस करते हैं कि शायद उस पॉइंट पे वो टेस्ट पॉजिटिव ना आए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में नहीं आ सकते। और अगर आप घर चले गए एंड आपने टेस्ट किया ही नहीं और वो विच बाद में बॉडी में वो प्रॉब्लम है, लेकिन आपने तो टेस्ट किया नहीं, तो घर पे आप कुछ नहीं कर सकते, घर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर देन दैट यू स्टे इन द हॉस्पिटल। वो टेस्ट हमको दोबारा रिपीट करने पड़ सकते हैं एंड रिपीट करने पे वो पॉजिटिव भी आ सकता है। सो एसेंशियली आई थिंक क्योंकि पेशेंट्स कई बार ये भी बोलते हैं कि मैंने ये टेस्ट 1 महीने पहले कराया था, तभी तो नॉर्मल था, और अभी फिर से मुझे पेन हो रहा है, तो डू आई नीड टू रिपीट द टेस्ट? तो आई थिंक मतलब फ्रॉम दिस डिस्कशन आई थिंक हमें रिपीट करना चाहिए प्रोबेबली, क्योंकि वो टाइम पे वो नॉर्मल में भी बहुत मिला बार होगा। क्या होता है ना, इट मे बी नॉर्मल, सेकंड बहुत बार आर्टरी स्पाज्म में भी जाती है, बहुत बार कोरोनरी स्पाज्म्स आर वेरी कॉमन, स्पेशली यंगस्टर्स, स्मोकिंग, या तो जो ड्रग्स, कोकेन एंड ऑल, दे कॉज लॉट ऑफ वेजोस्पाज्म। सो बहुत बार पेन क्लासिकल रहता है, इसी चेंजेस भी आ जाते हैं, ट्रोपोनिन भी एलिवेटेड होता है। वी गिव नाइट्रेट, सॉर्बिट्रेट आपने सुनी रहेगी, वी गिव एंटीप्लेटलेट्स, हम एंजियोग्राफी करते, स्पाज्म रिलीव्स बिकॉज ऑफ नाइट्रेट। सो बहुत बार वो वेजोस्पाज्म भी होता है। तो ऐसे नहीं कि रिपीटेड टेस्ट नहीं करने चाहिए। यस, बेसलाइन again after 4 hours you have to repeat the enzyme level, that's a troponin I level, and serial ECGs hour is required. राइट सर, जो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे स्ट्रोक के प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था शैडोज, तो वो सेम रिस्क फैक्टर्स आई थिंक हार्ट रिलेटेड भी होते हैं, एंड इफ अगर होते हैं तो उसमें से सबसे आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर कौन सा है? सी देखा जाए तो हर एक रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट ही है, किसमें कौन सा रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगा पता नहीं, बट अगर आप इंसिडेंस रेट देखा जाए तो हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, स्पेशली इंडियन सेटअप में जो डाटा है कि ऑलमोस्ट 1/3, मतलब आउट ऑफ 100 30 to 33% पीपल विल हैव हाइपरटेंशन, जो बहुत बार अनडायग्नोस्ड पाया जाता है। सो हाइपरटेंशन इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर बोथ स्ट्रोक एज वेल एज हार्ट अटैक्स। सेकेंड मैं कहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हाई एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, दैट इज अदर रिस्क फैक्टर, मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक एज वेल एज हार्ट डिसीजेस। सो ऐसे ये ज्यादा और वो नहीं, बट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट आई फील कॉमन थिंग्स फर्स्ट। हाइपर टेंशन इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, जो अनडायग्नोज्ड, अनडिटेक्टेड होता है। बहुत बार हम हेल्थ चेकअप्स में डिटेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज दे कम फॉर अ प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप या तो ईयरली चेकअप, वरना अपने आप पे कोई ऐसे रूटीन हर मंथली या वीकली बीपी कोई चेक नहीं करता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा है इंडियन सेटअप में, स्पेसिफिकली इंडियन सेटअप में ये प्रॉब्लम है कि हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, एलडीएल लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, और एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम पाया जाता है। और दिस आर ऑल रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक और हार्ट डिसीजेस। एंड सर, टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन, मतलब अभी हमको ये सब प्रिवेंट करना है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए और बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमें किस टाइप का डाइट खाना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। सो आई फील यू राइट कि मेन एम शुड बी टू प्रिवेंट द स्ट्रोक्स, प्रिवेंट द कोलेस्ट्रॉल राइज। सो उसके लिए एक रहता है कि इज मेन इज द डाइट। सो व्हाट वी आर ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम कार लेते हैं, पेट्रोल कार में डीजल नहीं डालते या डीजल कार में पेट्रोल नहीं डालते, बट हम खाने के लिए जब जाते हैं कोई फंक्शन में तो बफे में जो रहता है हम खाते रहते हैं। तो वो हर एक ने अपना इंडिविजुअलाइज करना चाहिए। जैसे कि मेन रहता है कि जो फैट, इंडियन फूड इज फुल ऑफ तड़का, हमारे कोई भी सब्जी में बिना तड़के के नहीं होती, तो ऑयल कंटेंट कम होना चाहिए। सेकंड रहता है कि जो फ्राई वाली चीजें हैं वो कम करनी चाहिए। स्पेशली इंडियन कुकिंग इज मोर ऑफ फ्राई एंड तड़कास, मोर ऑफ अ ग्राउंडनट। अपने यहाँ मूंगफली और नारियल बहुत खाने में रहता है, तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ता है। तो अगर हम फूड प्लेट को डिवाइड करते हैं तो 1/3 हमारी फूड प्लेट होनी चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स। अभी दिस ईयर गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज मिलेट ईयर्स, सो मोर ऑफ अ होल ग्रेन्स, जवार, बाजरा, राई,
तो ये होल ग्रेन्स होने चाहिए, पॉलिश राइस एंड ऑल थिंग्स शुड बी लेस, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड रहता है कि प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, फैट इंटेक कम होना चाहिए। प्रोटीन नॉनवेज आइटम्स में रहेगा, या तो एग में या तो फिश में, बट वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, वी फ्राई द फिश। तो अच्छा फिश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड इज गेटिंग मिक्स्ड विद द ऑयल विच इज वेस्ट। थर्ड रहता है कि ट्राई टू रिड्यूस विद द रेड मीट पार्ट, सो मटन, रेड मीट, प्रॉन्स, क्रैब्स शुड बी लेस, दैट विल इंक्रीज योर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। नॉनवेज, अभी बहुत बार लोग कहते हैं हम तो वेजिटेरियन, हम कुछ खाते ही नहीं इसमें से, फिर भी हमारा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है। एक रहता है जेनेटिक मेकअप, सेकंड रहता है कि उनमें बहुत ज्यादा घी रहता है। लोग कहते हैं मैं बाहर तो कुछ खाता ही नहीं, बट वो अंदर ही इतना सब खा लेते हैं कि उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। चीज, बटर, ये सब प्रोसेस फूड है। यू टेक एनी प्रोसेस फूड, एनी रेडी टू कुक, इट इज फुल विथ, आप अगर आज जाके रैपर पढ़ोगे तो उसमें ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट इज अ, शुद्ध भाषा में बोले तो डालडा, इट्स अ वनस्पति, इट्स अ डालडा। We never buy dalda at home, but we buy all these things, processed food, and we are eating all this hydrogenated fat, vanaspati's ghee. Second, all these chips and farsan, they're all fried in the palm oil. We never buy palm oil at home, neither for our diyas, neither we use it for diyas also, but we are eating this palm oil for all these processed foods. So this ready to cook processed food should be as less as possible. हाँ, बिकॉज आई थिंक आजकल वो सोशल मीडिया पे बहुत आया था कि पाम ऑयल आइसक्रीम्स में भी यूज होता है। सो सर, पाम ऑयल इतना डेंजरस क्यों है? इट इज मोर ऑफ सैचुरेटेड फैट। अगर आप ऑयल बोलोगे कौन सा ऑयल अच्छा है, तो मोर ऑफ अ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सीसम ऑयल है, वेरी गुड ऑयल, या तो फिर राइस ब्रान ऑयल। यू शुड अवॉइड ऑल दिस सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर बैड। So, sir, and what is the role of a cardiologist in stroke, which is brain related? Yes. Now, stroke, if you see the treatment, it has evolved. Initially stroke treatment, veranda treatment thi. Stroke ke patients, we had hardly any options. We used to keep it outdoor in the wards, wait and watch, and then give some aspirin and thing. From veranda treatment, it shifted to ICU treatment. People used to admit in the ICU, start giving heparin, start giving aspirin. Then it shifted to the casualty, emergency treatment. People used to come to the casualty, get the CT. Now it is evolved to a CT scan treatment. जैसे ही आता है, people rush to the CT scan, do a CT brain, start thrombolysis, So evolution of stroke has occurred. So stroke treatment is a interdisciplinary treatment. अगर आप बोलोगे cardiologist role, from the primary prevention, मतलब before the stroke occurs, how we can diagnose few things better. Cardiologist can help as an educator, as an instructor, or to detect few things before, जैसे मैंने कहा lipoprotein A level या HSCRP levels, या तो this intima media thickness, या तो हमारे 2D को में पता चलता है hypertrophy, ventricular hypertrophy, which is an indicator of hypertension. Second आता है primary prevention और treatment of the stroke और stroke related complications. जब पेशेंट्स आते हैं स्ट्रोक के, बहुत बार ऐसे रहता है, दे मे हैव स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम, जैसे कि हार्ट में होल होना, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या तो पीएफओ, पेटेंट फोरामेन ओवल, जिसमें से क्लॉट जाके स्ट्रोक होता है, या तो बहुत बार वाल्वुलर प्रॉब्लम्स, या तो वाल्व स्टीनोज होता है, रोमैटिक हार्ट डिसीज, जिनमें वाल्व्स नैरोड होते थे या उसमें वेजिटेशंस होते थे, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, और वो जाके क्लॉट्स या इन्फेक्शन ब्रेन में जाके स्ट्रोक होता था। सो वी कैन हेल्प टू डायग्नोज दोज थिंग्स। या तो ईसीजी एब्नॉर्मलिटी, जैसे इरेगुलर पल्स रेट, इरेगुलर हार्ट बीट, जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, उस चीज में अगर आप रेट कंट्रोल करो, आप एंटीकोगुलेशन दे दो, तो थिंग्स कैन बी मैनेज इन ए बेटर वे। फोर्थ रहता है, उस समय ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन रहता है, बीपी बढ़ा रहता है, वी कैन हेल्प हिम टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, मेंटेन द मीन आर्टरियल प्रेशर। ऐसे समय बीपी ड्रॉप करना जरूरी नहीं है, बट टू मेंटेन अ सर्टेन प्रेशर्स आर रिक्वायर्ड, ताकि ब्रेन का परफ्यूजन ठीक रहे। पुराने जमाने में उस सबलिंगुअल बीपी की दवाई दी जाती थी, निफिडिपिन, अभी वो बैन है, वी नेवर गिव दैट। वी हैव टू कंट्रोल द बीपी इन अ मोर कंट्रोल्ड इंजेक्शंस वे। थर्ड रहता है कि आफ्टर स्ट्रोक ऑकर, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, व्हाट आई सेड, सेम, टू मेंटेन अ ब्लड प्रेशर इन अ प्रॉपर वे। अगर कुछ हार्ट में होल्स है तो क्लोज इट विथ समथिंग कॉल्ड द डिवाइस थेरेपी, व्हाट वी डू टू क्लोज द होल्स। थर्ड रहता है कि बहुत बार इरेगुलर बीट्स है, ऊपर नीचे होती रहती है, टू मेंटेन इट इन अ मे बी द रिदम कंट्रोल इफ वी कैन गिव, या तो उनको नॉर्मल कर दिए,
बाय कार्डियोवर्जन, या तो कुछ मेडिसिन जैसे एमियोडोरॉन, या तो उनका रेट कंट्रोल रखे विद सम मेडिसिन लाइक बीटा ब्लॉकर्स। तो ये मल्टी फैसेटेड इंटरडिसिप्लिनरी टीम है स्ट्रोक की, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट इज द पीक main important role, cardiologist has a secondary role, there is an interfere of physiotherapist also, radiologist, so everyone has their own role, you know, so it's like a teamwork. Right. Okay, sir, thank you so much for spreading awareness about heart, about stroke, how both of them are related. एंड आई होप इससे जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले एंड मैक्सिमम मदद मिले, दैट पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए। रेगुलर चेकअप्स करना चाहिए डेफिनेटली, एंड आई होप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल टू एवरीबडी। सो थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। Thank you, folks.